हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज में जो हम चला रहे थे अपकमिंग यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए। इस सीरीज में बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में। ये सवाल आपके जो रिसेंट आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स हुए थे उनके बेसिस पे नए बनाए गए हैं। तो ये सेम प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं है, बट हम प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो जाए। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एवर स्टडी क्लासेस इन सभी एग्जाम्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज को ऑफर करता है। इन सभी की डिटेल आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है। हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। हमें इंस्टीट्यूशंस को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन हमें दे रखा है आईएफसीआई, और उसके बाद आईडीबीआई है, फिर आईसीआईसीआई है और फिर है आईआईएफसीएल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईएफसीआई की, तो ये हमारा एक पहला ऐसा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था जिसे 1948 के अंदर यहाँ पे सेटअप किया गया था। तो ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आईडीबीआई की, तो आईडीबीआई 1964 के अंदर प्यारे दोस्तों बना था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो 2 से मैच हो जाएगा। आईसीआईसीआई की बात करूं मैं यहाँ पर, तो इसे 1955 के अंदर फाउंड किया गया था फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर इंडस्ट्री। आईआईएफसीएल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है और इसे 2006 के अंदर यहाँ पे सेटअप किया गया था। और अगर आप मैचिंग बनाएंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आपको करनी है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको दे रखी है जी आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नरसिम्हम कमेटी है, नारायण मूर्ति कमेटी है और है रंगाराजन कमेटी। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आपके इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसके बाद नरसिम्हम कमेटी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल सीधी सीधी मैचिंग बन रही है। इसके बाद है नारायण मूर्ति कमेटी, तो ये आपकी इंडियन कॉरपोरेशंस के अंदर जो गवर्नेंस है, कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है, इसको लेकर बनाई गई थी। रंगाराजन कमेटी इसके बाद हमारे पास बचती है, जिसे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर और मॉनेटरी पॉलिसी से सीधा सीधा मैच कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। तो इनमें से रीजनल रूरल बैंक्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूरल एरियाज, तो बिल्कुल रूरल एरियाज को ये सर्व करते हैं। दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल आरआरबीज हैव देयर ऑपरेशनल फैसिलिटी स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू वन स्टेट। तो कह रहे कि स्ट्रिक्टली एक ही स्टेट में काम करते हैं, दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते। और चौथा कह रहे हैं ओनरशिप इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। तो चौथा वाला भी बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, उसी में कुछ गड़बड़ है। हमारे जो आरआरबीज होते हैं प्राइमरली रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, बट इनका ऑपरेशनल एरिया जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट में फिक्स्ड हो। कुछ ऐसे आरआरबीज भी हो सकते हैं जो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट या एक से ज्यादा स्टेट के अंदर काम करें, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलिए, फटाफट से आ गए अगले सवाल की तरफ, और यहाँ पे हमें करनी है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपके कुछ मेजर्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में दे रखी है आपकी कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले आपको दे रखा है जी बैंक रेट पॉलिसी, फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिर है कैश रिजर्व रेशो और फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की, तो एसएलआर की अगर हम बात करें तो एसएलआर बेसिकली क्या रहता है। बेसिकली ये कुछ ऐसा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो बैंक्स को अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है, तो डी आपका 2 से मैच होगा। सीआरआर की अगर मैं बात करूं तो ये बैंक्स का कुछ ऐसा परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स का जो उन्हें आरबीआई के साथ रखना जरूरी है, तो सी 4 के साथ मैच होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो आरबीआई के जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं कि वो सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है ओपनली मार्केट के अंदर, वो इसके अंदर आ जाते हैं, तो बी 1 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है बैंक रेट पॉलिसी, तो बैंक रेट पॉलिसी हमारे पास बचा, तो ये ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई जो है बैंक्स के बिल्स को री डिस्काउंट यहाँ पे कर देता है। तो आपका ए जो है वो 3 से मैच हो जाएगा, और मैचिंग हमारी यहाँ पे सीधी सीधी ऑप्शन नंबर 1 की प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगी। तो अगर आपको सारे नहीं भी पता बट आप एक या दो सही से मैच कर लेते हैं तो कई बार आपका आंसर उसी से बन जाता है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is true about the principle of insurable interest in life insurance? Insurable interest must exist only at the time of the insured's death. यानी कि कह रहे हैं कि जिस पर्सन की आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी लाइफ में आपका इंटरेस्ट कब होना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि उसकी डेथ के समय, केवल और केवल उसकी डेथ के समय होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तीसरा कह रहा है इज नॉट रिक्वायर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की होना जरूरी नहीं है, आप किसी की भी लाइफ पे इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज इशूड। चौथा आपको कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका आना चाहिए। देखो, जिस किसी की लाइफ की आप पॉलिसी लेना चाहते हो ना, तो पॉलिसी लेते समय आपका उसकी लाइफ में कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी जाने अनजाने की लाइफ की पॉलिसी करा दें, आपको किसी अपने परिवार वाले की ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहां पे लेनी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको एग्जिस्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए तो आते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली हाईलाइट्स द डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक? तो एक बार रीड कीजिए फटाफट से सारे पॉइंट्स को और बताइए आंसर यहां पे क्या होना चाहिए। तो अगर मैं आपके साथ रीड करता हूं, पहला पॉइंट कह रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक पेमेंट फैसिलिटीज टू इंडिविजुअल्स व्हाइल पेमेंट बैंक्स प्राइमरीली सर्व द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो हाँ, कुछ कुछ बातें सही हैं, बट ये दोनों का ऑब्जेक्टिव या दोनों का टारगेट बेसिकली आपके जो अनबैंक्ड या अंडरबैंक्ड सेक्शंस हैं उन्हीं को टारगेट करना है। तो दोनों काफी सिमिलर हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स और प्रोवाइड लोन्स व्हाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन ऑफर क्रेडिट कार्ड एंड लोन। तो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो मर्जी काम कर सकते हैं बट छोटे स्तर पे करेंगे। बट पेमेंट बैंक्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे कोई लोन वगैरह नहीं दे सकते, कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो 2 वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद बोथ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक प्रोवाइड रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर। तो ये डिफरेंस में तो कोई पॉइंट आया नहीं, ये तो सिमिलैरिटी हो गया। Small finance banks operate in any part of the country without restriction, while payment banks are initially required to focus on rural areas for 25% of their operations. तो ये चीज थोड़ी उल्टी हो गई, हमारे पेमेंट बैंक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को रूरल एरियाज के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो ये उल्टी हो गई आपकी स्टेटमेंट, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि उसी में आपका जो डिफरेंस है उसे करेक्टली हाईलाइट किया गया है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है बैंक्स हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और सबसे पहला बैंक हमारे पास है नाबार्ड का। नाबार्ड आप जानते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आपका जुड़ा हुआ है। एक्सिम बैंक बहुत ही आसान है, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस और डेवलपमेंट से जुड़ा रहेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट मैचिंग बनी बिल्कुल सीधी सीधी आसानी से ऑप्शन नंबर 1 की यहाँ पे बन गई। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई? ऑप्शन हमें दे रखे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड डिलाइड सर्विसेज, नेशनल हाउसिंग बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी आपको बताना इनमें से कौन सी आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 100% शेयर होल्डिंग आरबीआई के पास नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। अगर आप ऑप्शन 3 सोच रहे थे तो बिल्कुल सही सोचा आपने। नेशनल हाउसिंग बैंक एक समय पे आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी हुआ करता था, बट आज की डेट में इसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा? नरसिम्हम कमेटी, रंगाराजन कमेटी, मल्होत्रा कमेटी और केलकर कमेटी। तो प्यारे दोस्तों हमारी जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो मल्होत्रा कमेटी है, और इसी की रिकमेंडेशन पे कहीं ना कहीं आपका जो इरडा है उसे भी सेटअप किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक का इनमें से प्राइमरी काम क्या है? तो कमर्शियल बैंक के कुछ प्राइमरी फंक्शन है, कुछ सेकेंडरी फंक्शन है। जो मेन काम कमर्शियल बैंक का होता है वो होता है लोगों से डिपॉजिट लेना और लोन देना, एडवांसेस देना। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स प्राइमरी काम है, लोन लेंड करना बिल्कुल प्राइमरी काम है, लेटर ऑफ क्रेडिट का काम इसका प्राइमरी में नहीं आएगा, ट्रेड बिल्स को डिस्काउंट करना ये भी बेसिकली एक तरीका है जिससे आप फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर देते हैं।
तो आप इसे प्राइमरी में कंसीडर कर सकते हैं। एटीएम सर्विसेज भी प्राइमरी में नहीं आएगा। तो प्राइमरीली काम इसके ए, बी और डी वाले होंगे, यानी कि करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द ट्रेजरी बिल मार्केट इन इंडिया। तो भैया ट्रेजरी बिल्स का इनमें से कौन सा की फीचर है वो आपको यहाँ पे बताना है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेबल मंथली। तो ट्रेजरी बिल्स को आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इशू करते हो और मंथली इनकी पेमेंट होती है। ये वाली स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि ये आपके जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स विद मैच्योरिटीज ऑफ अप टू 1 ईयर। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होते हैं और इनका मैच्योरिटी 1 साल से कम ही रहता है, तो सेकंड वाला सही लग रहा है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड ओनली टू रिटेल इन्वेस्टर। तो ऐसा नहीं है, ट्रेजरी बिल्स में आपके दूसरे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू द गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। तो ये वाला भी गलत है। क्लियरली हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ही बचता है, जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे दी गई है। और लिस्ट 1 में आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, आरबीआई, एक्सिम बैंक, सिडबी, यूटीआई इंस्टीट्यूशंस के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। और लिस्ट 2 में आपको दिए गए ईयर्स कि कौन से ईयर्स में ये आपके इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आरबीआई की, तो आरबीआई को 1935 में सेटअप किया गया था। एक्सिम बैंक 1982 में सेटअप हुआ, सिडबी 1990 में, और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में स्टार्ट हुआ। और म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कहीं ना कहीं यही से हुई थी। और ये जो मैचिंग हमारी बन रही है, ये बन रही है जी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज रिप्रेजेंट द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबीज। देखो जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ना, उसमें स्टेक रहता है किस किस का। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, और एक स्पॉन्सर बैंक का भी होता है। और जो रेशो यहाँ पे रहता है वो 50:15:35 का यहाँ पे रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50, स्टेट गवर्नमेंट 15 और स्पॉन्सरिंग बैंक हमारा 35% शेयर रखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द आईपीओ प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो देखो आईपीओ का जो प्रोसेस रहता है उसमें जो स्टेप्स आपके रहेंगे उनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको यहाँ पे अरेंज करना है। सबसे लास्ट में तो अलॉटमेंट होने वाला है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे कि अंडर राइटर को लेकर आएंगे, क्योंकि सारा काम आगे का उसी ने करना है। उसी ने आपका सेबी के पास जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना है, कोई वेरिफिकेशन है वो करवानी है। और फिर आपका फाइनली आईपीओ का प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा बुक बिल्डिंग वगैरह से, और उसके बाद फाइनली आपके शेयर्स यहाँ पे अलॉट होंगे। तो ये मैचिंग हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन से क्वालिटेटिव वाले कैटेगरी में यहाँ पे आएंगे वो आपको पहचानने हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं जी। ऑप्शंस में हमारे पास है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मोरल सुएजन और कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हो जाएंगे। जो बाकी हमारे पास बचे, बाकी में कौन कौन से आ गए, ए, बी और डी हमारे पास बचते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन और मॉरल सुएसन, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। और करेक्ट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, कुछ कमिटीज दे रखी हैं और दे रखे हैं उनके फोकस एरियाज, आपको करनी होगी इनकी मैचिंग। तो आइए देखते हैं कैसे मैचिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखी है वागुल कमेटी, और वागुल कमेटी प्यारे दोस्तों कहीं ना कमर्शियल पेपर्स की इंट्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। नरसिम्हम कमेटी को कौन नहीं जानता, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। मल्होत्रा कमेटी ये सभी जानते हैं, मल्होत्रा कमेटी इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। और पद्मनाभन कमेटी ये आपकी बचती है, और आप इसे फॉर सुपरविजन ऑफ बैंक से यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग हमारी जो बन रही है ना, ये ऑप्शन नंबर 2 वाली यहाँ पे सीधी सीधी बन रही है। ऑप्शन 2 आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फुली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की फुली ओन्ड सब्सिडरीज इनमें से कौन सी हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब।
तो प्यारे दोस्तों ये सारी ही आपकी आरबीआई की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज की कैटेगरी में आ जाती हैं और करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का सवाल है जी। लिस्ट 1 में आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस गिवन हैं और लिस्ट 2 में आपके उनके रोल्स गिवन हैं और आपको इंस्टीट्यूशंस को इनके रोल्स के साथ यहाँ पे मैच करना है। एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी है, ईसीजीसी है हमारे पास। तो आइए देखते हैं कैसे मैचिंग यहाँ पे हम करने वाले हैं। एक्सिम बैंक हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है जी? एक्सिम बैंक आप सभी जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंस को ये इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस करेगा। नाबार्ड हमारे पास एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट से जुड़ा होगा। तो सीधी सीधी मैचिंग कौन सी बन रही है यहाँ पर हमारी? ये जो मैचिंग हमारी बन रही है ना, ऑप्शन नंबर 1 वाली प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जा रही है। तो मैच द फॉलोइंग के सवाल आपके पास काफी एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलेंगे और इसीलिए कई सवाल आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा बैंक बना था वो सबसे पहले आएगा और फिर बाद में जो बैंक्स बने वो उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे आएंगे। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले इनमें से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बना था। उसके बाद हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, फिर रीजनल रूरल बैंक्स आए और लास्ट में बारी आई जी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। और ये सीक्वेंसिंग आपकी जो देखने को मिल रही है ना, ये देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले सवाल क्वालिटेटिव टूल्स के ऊपर था, अभी क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर है। तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास क्या क्या आएगा? बैंक रेट, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मॉरल सुएजन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट तो आप जानते हैं क्वालिटेटिव में आता है, मॉरल सुएजन भी यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव में आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव में आता है और इसीलिए ए, बी और डी हमारे आंसर का पार्ट बनेंगे यहाँ पर। और आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का कितनी आसानी से यहाँ पे बन गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन बैंकिंग हिस्ट्री इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जौन सा सबसे पहले इवेंट हो वो पहले आएगा, बाकी फिर उसके बाद में आते रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मर्जर ऑफ इंपीरियल बैंक विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। इसके बाद इंपीरियल बैंक का मर्जर हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1955 के अंदर, ये चीज हमारी हुई थी। इसके बाद हमारे पास जो इवेंट हुआ डेट वाज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जो आप जानते हैं 1969 में पहली बार हुआ था। और उसके बाद आरआरबीस ये आपके 1970s में कहीं ना कहीं बने थे। और ये सीक्वेंसिंग हमारी जो देखने को मिल रही है ना, ये देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो ऑप्शन 3 आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फंक्शंस ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इनमें से क्या काम करेगा? एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, इंपोर्ट फाइनेंसिंग, गारंटिंग फॉरेन करेंसी लोन्स, प्रमोटिंग कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट्स, सुपरवाइजिंग कमर्शियल बैंक्स। देखो कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करना एक्सिम बैंक का काम नहीं है, ये आरबीआई का काम है, बाकी सारे काम ये कर लेगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे जो बनने वाला है ना, ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलो अगला सवाल हमारे पास है, इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जिसकी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी लाइफ में आपका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल और इमोशनल इंटरेस्ट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके बाद है अटमोस्ट गुड फेथ। तो आपको अच्छे से जो भी इंश्योरर है आपका, उसे अपनी सारी चीजें बता देनी है, सारे मटेरियल फैक्ट्स उसको डिस्क्लोज कर देने हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक से ज्यादा पॉलिसीज यहाँ पे ले रखी हैं तो सारे आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लायबिलिटी को शेयर करेंगे, मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि आपको इतना ही इंश्योरेंस से कंपनसेशन मिलेगा जितना नुकसान आपका यहाँ पे हुआ है। और ये सीक्वेंसिंग हमारी अगर हम बनाएं तो ये सीक्वेंसिंग हमारी जो बन जाती है ऑप्शन नंबर 1 की प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाती है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
तो आज की डेट में काफी लोग IMPS का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके आपको बताना है। टू एनेबल बैंक कस्टमर्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रेमिट फंड्स, तो आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। फैसिलिटेट पेमेंट थ्रू अ सिंपल मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट थ्रू मोबाइल पेमेंट सिस्टम, टू रिप्लेस ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस विद डिजिटल ट्रांजेक्शंस। अब देखो जी, आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं और ए, बी और सी वाले तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, बट डी वाला ना थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला गया। ये कह रहा है ऑल दी कैश ट्रांजेक्शन, अब सारी कैश ट्रांजेक्शन को डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिप्लेस करना, भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव डिजिटल ट्रांजेक्शंस को प्रमोट करना तो है, बट कि सारी कैश ट्रांजेक्शंस को खत्म ही कर दें, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ए, बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर यहां पे हमारा बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो, आज की डेट में जो आईपीओ वगैरह आते हैं उनके अंदर एक फाइनल प्राइस तय नहीं होता कि इस दाम पे शेयर्स को अलॉट करना है। उनके अंदर एक प्राइस बैंड होता है और इस प्राइस बैंड पे बिड्स इनवाइट की जाती हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप अपनी बिड दो, आप बिड लगाओ, जिस भी दाम पे मैक्सिमम बिड्स आएंगे उस पे हम शेयर्स को अलॉट कर देंगे। तो यहां पे इस केस के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसमें प्राइसिंग की जानकारी नहीं होती और इस प्रोस्पेक्टस को नाम दिया जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और ये ही कहीं ना कहीं हमारा पहला स्टेप यहां पे बनेगा। इसके बाद लोगों की बिड्स आनी शुरू होती हैं और उसे सिंडिकेट मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठा करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक बुक के अंदर उसे इनपुट करते रहते हैं। बिडिंग प्रोसेस आपका कम से कम 5 दिन के लिए ओपन रखा जाता है और फिर जिस भी दाम पे ज्यादा बिड्स आती हैं उसको फाइनल प्राइस यहां पे मान लिया जाता है और इसी दाम पे आपका फिर एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज भी हो जाता है। तो ये सीक्वेंस अगर आप बनाएंगे ना, तो ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी हमारी दिखती तो बैंक जैसी हैं बट सारे बैंक वाले काम नहीं कर सकती। तो कौन से काम कर सकती हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे सकती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग्स, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो म्यूचुअल फंड वाली या इन्वेस्टमेंट वाली सर्विसेज हैं वो आ जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत लोग अपना पैसा सेव करके पूल करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कुछ सर्विसेज वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं जो यहाँ पे एनबीएफसी बिल्कुल दे सकती हैं। मार्केट ब्रोकरिंग एंड रिस्क पूलिंग, तो मार्केट के अंदर एज अ ब्रोकर ये बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करेंसी को इशू तो सिर्फ आरबीआई ही करेगा। डिमांड डिपॉजिट्स इशू नहीं कर सकते, तो सेविंग डिपॉजिट भी इशू नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमारे पास डी और ई तो कट जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो आरबीआई के इनमें से कौन से फंक्शंस हैं, आरबीआई क्या क्या काम करता है वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। इशू एंड मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी, तो आरबीआई करेंसी को इशू करता है। रेगुलेशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, नहीं, फिस्कल पॉलिसी तो सरकार का काम है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का रोल रहता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन, एक्टिंग एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट, ये भी काम करेगा। बी वाला काट देते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ना, ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। बारी है अगले सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एक आईपीओ लाने का प्राइमरी मकसद क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए क्या होता है। टू इंक्रीज द कंपनीज शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द कंपनीज फाउंडर्स एंड एम्प्लॉइज, raise capital for expansion and growth by offering shares to the public, reduce the company's regulatory requirements by going public। अब देखो, एक कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है, क्योंकि उसे पब्लिक से पैसे चाहिए, पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना है, लोगों को शेयर्स अलॉट करने हैं। पैसा क्यों चाहिए, ताकि कंपनी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, कंपनी को और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके। दिस इज द मेन, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा रमन कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, नाबार्ड, इरडा या फिर आईसीआईसीआई। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन नंबर 2 का, कि हमारी जो शिवा रमन कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था नाबार्ड को एस्टेब्लिश करने का और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा।
Coming to the next question, which of the following are the schemes promoted by NABARD? ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, रूरल इनोवेशन फंड। देखो सीधा सीधा ना एलिमिनेशन करो, सी वाले को यहां से एलिमिनेट कर दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाबार्ड की स्कीम नहीं है। सी को अगर आप एलिमिनेट कर देते हो ना तो सीधा सीधा आपके 2, 3, 4 एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी सभी बचे हुए आपके नाबार्ड के स्कीम्स हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले यूनिट के ऊपर। तो टॉप एमसीक्यूज हमने आपके साथ डिस्कस किए, और यूजीसी नेट कॉमर्स के सभी यूनिट्स के एमसीक्यूज हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिए। हमारा जो डिस्कशन है यहाँ पे फाइनली खत्म होता है जी, और उम्मीद करता हूँ ये पूरे सीरीज से आपको बेनिफिट हुआ होगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन काफी पास आ चुका है, और अभी मैं आपको केवल यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादा इंफोसिस रखिए अपने रिवीजन के ऊपर। अब और ज्यादा चीजों की तरफ मत भागिए, अभी अपने प्रिपरेशन को कंक्लूड करो। आपकी जो प्रिपरेशन आपने अभी तक करी है उसको रिवाइज करने पे फोकस अपना रखो। आज के लिए इतना ही जी, मिलेंगे नए सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।